नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज उदयपुर के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 7 है जिसमें अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या क्या रोल है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट, हिंदी में भी इसे ट्रांसजेनिक प्लांट या पारजीनी पादप भी कहते हैं। तो अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसको एक डिजीज है, एक रोग है जो बार बार लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। तो अपन ने क्या किया, इसके अंदर एक दूसरी जीन, इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस अपन ने पढ़ लिया पूरा। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से अपन ने एक ऐसी जीन इसके अंदर डाल दी जिससे जो डिजीज वो हो रहा था वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाए। तो आपके पास ये जो प्लांट डेवलप होगा, ये जो प्लांट डेवलप होगा ये उस डिजीज से रेजिस्टेंट होगा, यानी कि इस प्लांट में वो रोग नहीं होगा। तो ये आपके पास जो नया प्लांट बना है वो प्लांट क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट या पारजीनी पादप कहते हैं या ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं, जिसको आपने रोग मुक्त बना लिया या रोग प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंट डेवलप कर दी। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस कुछ किया गया है। आप सबने नाम सुना होगा बीटी कॉटन का। अपन पहले देखते हैं कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से या 12th पर्पज से बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीटी कॉटन क्या है, देखिए बीटी कॉटन में क्या था कि नॉर्मल कॉटन में एक बीमारी थी पिंक बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, जिसे आप गुलाबी सुंडी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या था कि कपास के अंदर ये रोग बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था। तो उसमें क्या किया, उसके जीन में थोड़ा सा ट्रांसफर करके, जैसे मैंने अभी बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से एक नया कॉटन या नई कपास को डेवलप किया गया। उसको क्या नाम दिया, बीटी कॉटन नाम दिया गया। अगर मैं बात करूं ये बीटी क्या है, बीटी है एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम लिखा हुआ है बैसिलस थुरिनजेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीटी का फुल फॉर्म क्या, बैसिलस थुरिनजेसिस। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है कि बीटी कॉटन जो है कौन से डिजीज से रेजिस्टेंट होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो पिंक बॉलवर्म यानी कि गुलाबी सुंडी रोग से प्रतिरोधक होती है, यानी कि इसमें ये रोग नहीं होगा। तो कैसे बनाया गया बीटी कॉटन, यानी कि बीटी कपास किस तरीके से तैयार किया गया, इसको अपन देखते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से चेंज करते हैं, वही मैं आपको पढ़ता हूं। जैसे देखिए बैसिलस थुरिनजेसिस ये एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की जीन पाई जाती है, उसका नाम है क्राइजीन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। मैं स्टार लगा रहा हूं, कौन सी जीन, जीन का नाम है क्राइजीन, क्राइजीन। अब क्राइजीन कौन कौन सी होती है, क्राइजीन भी 3 टाइप की पाई जाती है, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी। अब ये देखिएगा यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप होता है कि क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी ये कॉटन बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंट होती है, यानी कि ये क्या करती है, कॉटन बॉलवर्म बीमारी को खत्म करती है। तो यहाँ से डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉटन बॉलवर्म के लिए कौन सी क्राई प्रोटीन का यूज करेंगे या क्राइजीन का यूज करेंगे, तो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी। और जो तीसरा है क्राई फर्स्ट एबी, ये कॉर्न बोरर यानी कि मक्के के अंदर जो छेद हो जाते हैं उस डिजीज को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर देता हूं। क्राइजीन 3 टाइप्स के होते हैं, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी, ये तो है कॉटन बॉलवर्म के लिए, और क्राई फर्स्ट एबी के लिए कॉर्न बोरर का यूज किया जाता है। तो देखिए बैसिलस थुरिनजेसिस जो बैक्टीरिया था उसके अंदर जो जीन पाई जाती थी क्या नाम था उसका,
क्राइजीन। अब ये क्राइजीन क्या एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन का निर्माण करती है, सिंथेसिस करती है, उसे कहते हैं क्राई प्रोटीन। क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन। अब देखिए ये क्राई प्रोटीन क्या चीज है? क्राई प्रोटीन जो होता है जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, पर जब तक ये इसके शरीर में है तब तक ये इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, यानी कि इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीटी बैसिलस thuringiensis में जो क्राई प्रोटीन होता है वो जो आपका कॉटन में डालने के बाद में जो कीट है उसको तो मार देता है, पर खुद को क्यों नहीं मारता है, यानी खुद को कोई इफेक्ट क्यों नहीं पहुंचाता है? क्यों? क्योंकि जब तक ये यहाँ रहता है ये इनएक्टिव रहता है। टॉक्सिक तो होता है पर कैसा होता है? इनएक्टिव। इसीलिए इसको एक नया नाम भी दिया जाता है, प्रोटॉक्सिन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन बहुत ही कॉमन वर्ड है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बैसिलस thuringiensis को नुकसान नहीं पहुंचाता पर कीट को नुकसान पहुंचा देता है। क्यों? तो आप कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर होता है, पर ये कौन सा फॉर्म में होता है? इनएक्टिव, यानी कि निष्क्रिय फॉर्म है, ये निष्क्रिय फॉर्म में होता है। तो अपन अब तीसरा इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो प्रोटीन है कैसा प्रोटीन है? कीटनाशी प्रोटीन है, यानी कि कीटों को इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्राई प्रोटीन कैसी प्रोटीन है? इंसेक्टिसाइडल या कीटनाशक प्रोटीन है। तो क्राइजीन क्या बना रहा है? क्राई प्रोटीन। ये क्लियर हो गया कि बैसिलस thuringiensis को नहीं मारता, कीट को क्यों मार देता है? क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। अब देखिए इस प्रोटीन को आपने क्या किया, आपने एक नॉर्मल कपास जो है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर किया तो वो जीन उसमें चली गई। अब आप उसे आप क्या कहेंगे? बीटी कॉटन कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटी कॉटन। अब ये आपके पास बीटी कॉटन बन गया। अब इस बीटी कॉटन को जब कोई कीट खाएगा, जब कोई इंसेक्ट उसको खाएगा, तो वो जो प्रोटीन आपने डाला था वो कहाँ चला जाएगा? इंसेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब इंसेक्ट की बॉडी के अंदर चला गया तो आपको पता है इंसेक्ट का जो मध्य आंत होती है जिसे मिड गट कहते हैं, उसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है? वो होता है अल्कलाइन, यानी कि सारी पीएच होता है। सारी पीएच होने की वजह से ये आपका जो प्रोटॉक्सिक था, जो यहाँ पे निष्क्रिय था, वो कैसा हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने, जहरीला तो था यहाँ पे पर यहाँ पे इनएक्टिव था, पर जैसे ही यहाँ पे सारी अल्कलाइन पीएच आएगा ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने की वजह से वह उसकी एपिथेलियम के अंदर क्या कर देगा? छेद ही छेद कर देगा, जिसकी वजह से उस कीट की क्या हो जाएगी? मृत्यु या डेड हो जाएगा। यहाँ से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो यहाँ पे तो मरता नहीं है पर यहाँ पे क्यों मर जाता है? तो आप क्या कहोगे कि जो इंसेक्ट होते हैं उसका पीएच या मीडियम कैसा होता है? क्षारीय या अल्कलाइन होता है, जिससे जो प्रोटॉक्सिन होता है वो किसमें? टॉक्सिन में बदल जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने की वजह से वो उसके एपिथेलियम में क्या कर जाता है? होल या पोर्स कर देता है या छेद कर देता है, जिससे उसकी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है बीटी कॉटन को बनाने के लिए। आपने क्या किया? क्राइजीन या क्राई प्रोटीन को किसमें ट्रांसफर कर दिया? कॉटन में। और उससे क्या हुआ? जो पिंक बॉलवर्म के जो इंसेक्ट थे वो उसको जैसे ही खाते तो उसका एल्कलाइन था, यानी कि सारे पीएच था, और उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती थी? मौत हो जाती थी। ये, और इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन था कि ये जो बीटी कॉटन है, ये बीटी कॉटन या ये क्राई प्रोटीन या क्राइजीन कौन कौन से ऑर्डर के इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होती है? तो मैं लिख देता हूं। एक तो लैपिडोप्टेरम, कोलियोप्टेरम और डिप्टेरा। इन तीन को डैमेज पहुंचा, इन तीन ऑर्डर में जो आते हैं इनके जनरली इनको क्या किया जाता है? डैमेज करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन जो है कौन सी डिजीज के लिए, यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। बीटी कॉटन कौन से डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है? पिंक बॉलवर्म के लिए। कौन कौन से ऑर्डर के लिए जो इन
नुकसान पहुंचाती है लैपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा को। ठीक है, कितने जीन होते हैं? 3 जीन। कौन से? क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एबी। क्राई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी किसके लिए? कॉटन बोलवर्म के लिए। और फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर यानी मक्का छेदक के लिए। यहाँ पे इसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर जो इसको खाता है उसको नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कैसी होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो इसमें क्या नाम दे दिया आपने? प्रोटॉक्सिन। ये कैसे टाइप का प्रोटीन है? इंसेक्टिसाइडल यानी कीटनाशी प्रोटीन है। जैसे ही इसको जो कीट खाता है वो क्यों मर जाता है? क्योंकि उसकी जो मिडगट है, मध्य हाथ है, उसका पीएच या मीडियम कैसा होता है? क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है, जिससे जो प्रोटॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन में जनरेट हो जाता है और उसकी एपिथेलियम में क्या कर देता है? पोर यानी छेद कर देता है, जिससे उस इंसेक्ट की क्या हो जाती है? डेड हो जाती है, यानी वो मर जाता है। तो ये था बीटी कॉटन, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर 2 में अगर बात करूं कि बीटी कॉटन के बाद में क्या है, आप सब ने नाम सुना होगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जिसे हिंदी में कहते हैं सुनहरा चावल। क्या कहते हैं? सुनहरा चावल। अगर मैं बात करूं नंबर 2 की, नंबर 2 गोल्डन राइस, हिंदी में कहते हैं सुनहरा चावल। ये भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट ही है। इसके अंदर ऐसी जीन डेवलप की गई या ऐसी जीन डाली गई जिससे क्या हो? इसमें विटामिन ए की कंटेंट क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो गोल्डन राइस के अंदर ऐसा राइस होता है, नॉर्मल राइस के कंपेयर में ये एक ऐसा राइस होता है जिसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी? विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जो जिन बीमार रोग से पीड़ित हैं उनको दिया जाता है, जिससे उनका उपचार हो सके। तो गोल्डन राइस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्डन राइस नॉर्मल राइस के कंपेयर में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें किसका कंटेंट ज्यादा है? विटामिन ए का कंटेंट ज्यादा है। नंबर नेक्स्ट में बात करूं ट्रांसजेनिक मेज। ट्रांसजेनिक मेज या आप कह सकते हो ट्रांसजेनिक मक्का। ट्रांसजेनिक मक्का में क्या? ट्रांसजेनिक मक्का में ऐसी जीन डाली गई जो लाइसिन एमिनो एसिड को ज्यादा बनाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? नॉर्मल मेज यानी नॉर्मल मक्का और ट्रांसजेनिक मक्का में क्या फर्क है? इसके अंदर लाइसिन एमिनो एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये अपन ने बीटी कॉटन, गोल्डन राइस और ट्रांसजेनिक मेज। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी का रोल है वो अपन पढ़ते हैं। नंबर 4 अपन बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की बात करते हैं। देखिए ये क्या चीज है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है वो चीज समझिए। जैसे एक प्लांट है, ये जनरली किया जाता है टोबैको के अंदर। किसके अंदर? टोबैको, जिसे आप तंबाकू कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये एक तंबाकू का प्लांट है, एक निमेटोड है यानी कि एक सूत्रकर्मी है। कौन सा? मैलिडोगाइनी इनकॉग्निसिया। मैलिडोगाइनी इनकॉग्निसिया ये क्या निमेटोड यानी सूत्रकर्मी है। ये क्या करता है? जो टोबैको का प्लांट है, ये किसका प्लांट है? टोबैको। इसके रूट को डैमेज कर देता है, यानी कि क्या कर देता है? इसकी जड़ों को क्या कर देता है? खराब कर देता है, जिसकी वजह से ये पूरा प्लांट खराब हो जाता है। तो इस प्लांट को बचाने के लिए एक टेक्निक का यूज किया गया, जिसे क्या नाम दिया? आरएनए इंटरफेरेंस। तो वो कैसे होता है? तो जनरली यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैलिडोगाइनी इनकॉग्निसिया किसकी, कौन से प्लांट की जड़ों को खराब करता है? तो क्या करता है? टोबैको, या इसका उल्टा मान लो टोबैको को कौन सा निमेटोड या सूत्रकर्मी डैमेज कर रहा है? मैलिडोगाइनी इनकॉग्निसिया। नेक्स्ट अपन बात करें किस तरीके से इससे बचाया जाता है। तो देखिए आपको पता है इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है आरएनए इंटरफेरेंस, ये क्या है? जैसे मान लीजिए निमेटोड का के अंदर डीएनए होता है, आप सबको पता है, ठीक है। डीएनए से बनता है एमआरएनए। क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन।
और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही डिजीज डेवलप करता है, यानी कि रोग डेवलप करता है। तो अपन क्या करें, अपन कोई ऐसी टेक्निक बनाएं जिससे ये प्रोटीन बने ही नहीं और आपका जो प्रोसेस है कहाँ पे रुक जाए, वो यहीं पे ही रुक जाए। तो ये प्रोसेस डेवलप करके उस टोबैको के प्लांट को नेमेटोड से बचाया गया। किस तरीके से बचाया गया, तो देखिए, तो उसके लिए क्या एक स्पेशल टाइप के आरएनए को डेवलप किया गया, उसका नाम है RNAi जीन। इसको डेवलप किया गया और इसको ले जाके नेमेटोड के अंदर अटैच कर दिया जिससे ये रुक जाए। तो देखिए कैसे किया, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास ये एक जीन, आप इस जीन को डालना चाहते हैं किसके अंदर, नेमेटोड के अंदर डालना चाहते हैं। तो आपको पता है इसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वेक्टर की। किसकी, वेक्टर की। और आपको पता है प्लांट में कौन सा वेक्टर लेते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये इसका खुद का जीनोम हो गया, ये हो गया आपका प्लाज्मिड। क्या हो गया, प्लाज्मिड। आपको पता है मैंने आपको डायग्राम में बताया था टीडीएनए, याद कीजिए। तो आपके पास जो स्पेशल जीन है वो आपको पता है कहाँ ऐड होता है, मैंने आपको बताया था टीडीएनए में। तो ये स्पेसिफिक साइट पे जाके ऐड हो जाएगा। तो आपने क्या, मैंने क्या किया, इसको ले जाके इसके अंदर डाल दिया। तो अब आपके पास ये प्लाज्मिड तैयार है। आपके पास जो जीन थी वो किसके अंदर डल गई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। अब क्या करना है, इसको उस टोबैको प्लांट के अंदर डालना है जिसके अंदर ये रोग या डिजीज डेवलप कर रहा था। मान लो ये प्लांट है जिसमें डिजीज, तो आपको ये जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड जो है, इसको इसके अंदर डालना है। किस तरीके से डालना अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये मान लीजिए ये एक ऐसा डीएन, ये इसका आरएनए है जो क्या कर रहा था, डिजीज डेवलप कर रहा था। और इधर से ये एग्रोबैक्टीरियम और आएगा, एग्रोबैक्टीरियम आएगा तो ये आपने आरएनए एक और डाला है, तो ये आरएनए इसके अंदर आएगा और इससे जाके क्या हो जाएगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद में क्या होगा, आपको पता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता है। तो ये आके ये आपके पास क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया और ये आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो इस आरएनए ने क्या किया, यहाँ पे जो टोबैको जो तंबाकू के अंदर जो रोग डेवलप कर रहा था निमेटोड, उसकी प्रोसेसिंग को रोक दी। इसीलिए इस प्रोसेस को एक नया नाम भी दिया जाता है जिसका नाम है आरएनए साइलेंसिंग। क्या नाम दिया जाता है, आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने निमेटोड का जो वर्क था, आपने ये जो रेड कलर की जीन जो यहाँ से लाई है, इसने लाके जोड़ दिया और आरएनए के फंक्शन को आपने रोक दिया। इसको नाम क्या दिया, आरएनए साइलेंसिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो देखिए मैं एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि टोबैको के अंदर कौन सा निमेटोड है जो डिजीज डेवलप करता है, तो मेलोडोगाइनिन कॉग्निसिया। और या आप इसका उल्टा भी बोलते हैं, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी जीन का यूज करते हैं, आरएनए जीन का यूज करते हैं। इसे आरएनए साइलेंसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो जीन थी आपने उसके आरएनए के अंदर जोड़ के उसके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया और उसके फंक्शन को वहीं पे रोक दिया, जिसे आपने क्या नाम दे दिया, आरएनए साइलेंसिंग। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि तंबाकू की जड़ों को जो प्लांट खराब कर रहा था, जो सूत्रकृमि या निमेटोड था मेलोडोगाइनिन, या उसकी प्रोसेस को आपने रोक दिया। कैसे करके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना के। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया आपने, आरएनए इंटरफेरेंस। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है अपना टॉपिक फ्लेवर सेवर टमेटो। आप सब ने ये नाम सुना होगा, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 5 अगर मैं बात करूं, फ्लेवर सेवर टमेटो। फ्लेवर सेवर टमेटो की अपन बात करते हैं, फ्लेवर सेवर। तो नंबर 5 पे अपन बात करते हैं फ्लेवर सेवर टमेटो की। तो फ्लेवर सेवर टमेटो क्या होता है, आप नॉर्मली मार्केट से जो टमाटो लाते हैं, आपने देखा होगा ये 2 या 3 दिन बाद में वो टमाटो खराब हो जाते हैं
उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, खराब हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने एक ट्रांसजेनिक टमाटो या पारजीनी टमाटर तैयार किया है जो लॉन्ग टाइम तक आप इसे रख सकते हो, यानी लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज कर सकते हो जिससे वो खराब नहीं हो। तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक टेक्निक है आरएनए एंटी सेंस टेक्निक, आरएनए एंटीसेंस टेक्निक, इसका यूज करके क्या किया, इसके अंदर केमिकल होता है पॉली गैलेक्टो यूरिनेज, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज के फॉर्मेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे इसकी सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होती और ये लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये जो आपने पढ़ा है फ्लेवर सेवर टमाटो जो है, इसे आप लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज कर सकते हैं। तो पहले जो टमाटर था उसे आप 1 या 2 दिन में खराब हो जाता, पर इससे क्या कर सकते हैं, उसके कंपेयर में ज्यादा दिन तक आप स्टोरेज कर सकते हैं। तो क्या कौन कौन सी टेक्निक यूज की, आरएनए एंटीसेंस टेक्निक क्या किया, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज को जो क्वांटिटी थी उसको कम कर दिया फॉर्मेशन की, जिससे उसकी सेल मेम्ब्रेन खराब नहीं हुई और उसे आप इजीली लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज कर सकते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 6 पर, रेनबो एंड सन अप। ये जो 2 वैरायटी हैं आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, ये पपाया की वैरायटी है, ये पपाया की वैरायटी है। ये भी ट्रांसजेनिक प्लांट में काउंट होती है। इनमें क्या होता है, ये रिंग स्पॉट वायरस डिजीज से क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है, रोग प्रतिरोधक होती है, उनमें ये रोग नहीं होता है। तो ये दोनों वैरायटी भी बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है। इसके अलावा और भी है, मेल स्टेरिलिटी से होता है, बेसिडर एमाइडो लिक्विफेशन से तोरिया के अंदर जनरली बार्नेज जीन या वाइस्टर जीन का यूज करके डेवलप किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ने जो इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको सबको अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।